आज की कहानी का नाम है बबूल का पेड़। बरसात के दिनों में जगह जगह तरह तरह के पौधे उगाते थे। मैं नीम, आम, पीपल, बबूल के छोटे छोटे पौधे चुन लेती और घर आकर मामा से पूछती, कहाँ लगाऊं इन पौधों को। मामा थोड़ा मुस्कुराता और कहता, अपने होली वाले खेत में लगाया। मैं वहाँ से पल भर में गायब हो जाती। तब मैं 5वीं में पढ़ती थी। छठी कक्षा में हम 8-9 बच्चे दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। 3-4 बच्चे साइकिल से जाते और हम 4-5 पैदल जाते। जो बच्चे साइकिल से जाते थे, बरसात के दिनों में वो भी पैदल जाते। बरसात होती तो खेतों में पानी भर जाता और गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता था। हम पानी भरे खेतों में होकर ही स्कूल जाते। बरसातें ख़त्म होने के बाद सर्दियाँ शुरू होती तो रास्ता ठीक हो जाता। खेतों में गेहूँ, चना, सरसों हुआ करते थे। हम घर से 2 घंटे पहले ही निकल लेते। मैं, मानसिंह, मीना और हमारे पड़ोस के 2 बच्चे। रास्ते में हमारा खेत था। उसमें से खाने के लिए चने उखाड़ लेते। चने खाते जाते और बातें करते जाते। सर्दियों के दिनों में कोई परेशानी नहीं होती थी, पर जब गर्मी के दिन आते तो बुरी हालत हो जाती। गर्म हवाएं चलती, खूब धूल उड़ती, तेज धूप लगती। हमारे गांव से लेकर उस गांव तक रास्ते में कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। न ही कोई कुआं था जहाँ पानी पी सकते थे। एक रोज स्कूल जाते समय एक खेत में छोटा सा बबूल का पेड़ उगा हुआ देखा, पर अभी वह इतना छोटा था कि उसके नीचे कोई बच्चा तो क्या, कोई खरगोश भी नहीं बैठ सकता था। हम रोज उसके बड़े होने का इंतजार करते। वह बबूल 4-5 फीट का बड़ा हो गया। अब हम स्कूल से आते तो दूर से भागकर एक बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। बाकी बच्चे धूप में खड़े रहते और रोज एक बच्चे की उस पेड़ के नीचे बैठने की बारी आती। एक दिन मैंने सबसे कहा, क्यों नहीं हम सब इस बबूल की जड़ों में एक एक मिट्टी का ढेला डाल दिया करें। बच्चे बोले, तू पागल हो गई है क्या? खेत के धनी मालिक को यदि पता चलेगा तो हमारा स्कूल का रास्ता बंद कर देगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे बंद कर देगा? मैं मामा को बोल दूंगी। उस दिन से हम चारों रोज एक एक ढेले वहाँ पटकने लगे। धीरे धीरे बबूल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गोल चबूतरा बन गया। अब हमने ढेले पटकना बंद कर दिया। पेड़ भी थोड़ा और बड़ा हो गया था, पर वह इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि हम सभी उसके नीचे बैठ पाते, पर हम गुटमुट होकर बैठ जाते थे। एक दिन हमने देखा कि खेत का मालिक कुल्हाड़ी लेकर उस बबूल को काटने की तैयारी में था। मैं सोच रही थी, अगर उसने पेड़ काट दिया तो क्या होगा। मैं हिम्मत जुटाकर बोली, बाबा इस पेड़ को मत काटो। आदमी बोला, क्यों नहीं काटूं? देख मेरे खेत का कितना सारा इसने गीला सोख लिया है, इसकी वजह से खेत की इतनी सारी जगह में कुछ भी नहीं उगता है। मैंने कहा, पर बाबा हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, आसपास कोई भी पेड़ नहीं है। पता नहीं उसने क्या सोचा और रुक गया। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम इस पेड़ के नीचे बैठते हो तो नहीं काटूंगा, पर इस पेड़ की पतली डालियां और टहनियाँ जो नीचे लटक रही हैं, तुम्हें बैठने में उनसे परेशानी होगी तो उन्हें हटा देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने पेड़ के नीचे लटक रही डालियों को छांगकर अच्छा कर दिया। इतना अच्छा कर दिया कि हम 5 उसके नीचे बैठ सकते थे। अब हम रोज स्कूल में आते हुए वहाँ बैठते और बातें करते। उस आदमी को धन्यवाद देते। स्कूल में खाना खाते समय याद रखते कि आधी रोटी बचानी है। स्कूल से लौटते वक्त बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर उसे खाते। अब हम प्लास्टिक की थैलियों में पानी भरकर लाने लगे थे। पानी पीने के बाद जो पानी बचता था उसे हम बबूल की जड़ों में डाल देते।
रोज पानी बचाना और जड़ों में डालना यह नियम बन गया था। कुछ दिनों में पेड़ और बड़ा हो गया। अब तो जो लोग उस रास्ते से गुजरते सब उसके नीचे आराम करते। हम जाते वक्त देखते कि कोई ना कोई उसके नीचे बैठा हुआ हमें मिल जाता। हम उसे बताते यह हमारा पेड़ है। घर पर आने वाले इंतज़ार करते रहते। घर वाले सब इंतज़ार करते रहते। एक दिन मामा बोला, तुम इतनी देर कहाँ लगा देते हो? मैं बोली, हम हमारे पेड़ के नीचे बैठते हैं। एक दिन मामा ट्रैक्टर लेकर कहीं से आ रहा था। हम उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। हमको देखकर मामा रुक गया और बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारा पेड़, इसलिए तुम घर देर से आते हो। मैं मामा को ट्रैक्टर से उतारकर हाथ पकड़कर खींचते हुए बबूल के नीचे लाई और बोली, मामा तू भी हमारे पेड़ के नीचे कुछ देर बैठकर देख। मामा ने बबूल की लूमों की छाया में बैठने के बाद कहा, गर्म हवा चल रही है पर यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है। खूब देर तक हम बबूल की ठंडी छाया में बैठे रहे। फिर मामा के ट्रैक्टर में बैठकर घर आ गए। बबूल का पेड़, यह कहानी सुनीता ने लिखी है और इस कहानी के बहुत सुंदर चित्र भी सुनीता ने बनाए हैं और आज इस कहानी को आवाज़ दी है अनुपमा ने। यह कहानी चकमक पत्रिका में छपी थी। तो एकलव्य का, सुनीता का और अनुपमा का, इन सभी का बहुत बहुत आभार।